वेलकम टू मेडिसिन फिजिक्स। फिजिक्स में मेडिकल्स को कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करनी है, रोज इनकी चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है शहर भारत से आज डॉक्टर गुजर मेडिकल कॉलेज सेकेंडरी ईयर का स्टूडेंट है। इन सब से पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने टाइम में प्रिपरेशन की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि डेली फिजिक्स मेडिकल की कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? फिजिक्स का जब वर्ड एमडीकेट में आता है ना तो मेरे ख्याल से एक ही रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिजिक्स बाकी सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं इसमें उतनी दे पाते हैं। मजे की बात है कि इसकी प्रैक्टिस आपको रिटर्न 100% देती है। तो मैं रेफर करूँगी कि जितने आप जो टॉपिक पढ़े उसकी ज़्यादातर 30 to 40 या 50 तक एमसीक्यूज की जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी फिजिक्स ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है फर्स्ट ईयर फिजिक्स? अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है ना वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। इवन फर्स्ट ईयर की जो है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, तो चूँकि न्यूमेरिकल चीज़ें वो प्रैक्टिस मांगती हैं तो मैं कहूँगी कि सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि दोनों को बैलेंस लेके चलें ताकि वो आपको भी बेटर और एंड पे कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, नेक्स्ट है कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल पोर्शन? हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि फर्स्ट ईयर में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर होता है, सेकंड ईयर में मोस्टली न्यूमेरिकल। अब होता ये जो पेपर है वो इस तरह बनता है 40/60 की रेशियो से। थ्योरेटिकल जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो 40% होते हैं जबकि न्यूमेरिकल 60% होते हैं। तो अब एक चीज़ होती है सेल्फ एनालिसिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना फिजिक्स प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है कि आपका कहाँ लाइक है, आपका एनालिसिस कितना है, आप थ्योरेटिकल में ज़्यादा एक्सपर्ट हो या आप न्यूमेरिकल में। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको उस चीज़ को ना अपनी एनालिसिस कर लेना है। फिर जब आपको पता चलेगा थ्योरेटिकल में एक्सपर्ट हो लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। लेकिन जब आपको लगे कि आप न्यूमेरिकल में बेस्ट हो थ्योरेटिकल में नहीं तो फिर थ्योरेटिकल की तरफ ज़्यादा हो, लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलो। नेक्स्ट है कि कितने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, अब एक ही रूल्स एंड ऑफ फोर्स कितने फार्मूलाज हैं डिफरेंट, तो उन सबको फार्मूलाज को कैसे याद करें और कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला पुट करना है? अच्छा, उसका ना इसकी ट्रिक ये होती है कि हमें पता है कि फोर्स के बहुत सारे फार्मूला है, फिजिकल टू स्क्वायर है, स्क्वायर बाय आर, इस तरह। अब करना क्या है कि हमेशा कोशिश करें कि स्क्वायर से हटके सिंपल वैल्यू की तरफ जाए। जैसे फोर्स के लिए इक्वल टू एमपी, सिंपल इस तरह जाए, क्योंकि जितना आप स्क्वायर की तरफ डेसिमल की तरफ जाएंगे आप उतने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाकर आपके पास सिंपल डिफरेंट नहीं होता है कैलकुलेशंस में। तो जब आप प्रैक्टिस करें मेक श्योर कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला के साथ जाएं और टेस्ट प्रैक्टिस करें अपनी। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये देखें कि आप स्क्वायर रूट वाले फार्मूला को स्किप करें। ठीक है, आपको आता है वो अपनी जगह, लेकिन सिंपल फार्मूला के साथ जब आप सॉल्व करेंगे इसमें 100% चांसेस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कुछ कंट्रीज के ना सबसे ज़्यादा फार्मूलाज हैं, तो इसके लिए ट्रिक कि कौन सा फार्मूला ठीक होगा? अच्छा, उसके लिए ना ट्रिक ये है कि कुछ आपके जो लॉज है ना, स्पेशली फिजिक्स में जो लॉज है उसके फार्मूलाज की बेटिक्स होने चाहिए आपको। जो लॉज होते हैं उनके फार्मूला सिंपल होते हैं, ऊपर से उनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। तो आपने लास्ट के फार्मूलाज खास तौर पर रट के लेंगे, बोल के पीछे लास्ट के फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे ना, अब होता है कि जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है उस न्यूमेरिकल में आपको फोर्स दी हुई है, ये चीज़ें दी हुई हैं, आपके ज़हन में वो एक लास्ट का वो फार्मूला निर्दिष्ट करता है। आप उस फार्मूला के बेस पर आप निकाल के देखें अपना आंसर। ये आजमाई है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करके देखेंगे, जब आप लास्ट के फार्मूला से तरफ जाते हैं क्योंकि वो सिंपल होते हैं और ऊपर से उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, टू द पॉइंट आंसर आपको मिलता है। जैसे मैंने पहले बोला स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर और डेसिमल वाले ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे अंटिल और अनलेस से आपको करेक्ट आंसर नहीं आ रहा। प्रैक्टिस में चीज़ें आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप देखें कि आंसर करेक्ट है या नहीं। टेस्ट की तो बड़ी बात की बात है, लेकिन प्रैक्टिस में इस चीज़ की आप अभी से प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि आंसर देखो और उसका आंसर निकाल के छोड़ो। प्रैक्टिस करते हैं कि इस आंसर को सोल्व कैसे करना है, ये चीज़ आपने अपने साथ बदल करने साथ ताकि आपका एमडीकेट में आपके लिए जस्ट अ पीस ऑफ केक। और ये है कि आप जो फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल आया तो उसके अंदर वैल्यूज दी होगी, तो वो जो वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला फिट करना है। ठीक है, अगर f इक्वल टू m नहीं है तो अगर उसमें वैल्यू के अंदर m और a मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है तो आप f इक्वल टू m में लगाओगे। अगर उसमें साथ वेलोसिटी दी है, रेडियस दी है तो फिर आप m a नहीं लगाओगे। इट डिपेंड्स कि न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज कौन सी होंगी, उसको देख के आपने फॉर्मूला से फिट करना है। तो फार्मूलाज आपके कितने फिट होने चाहिए जैसे स्टूडेंट ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यूज ऑफ साइन एंड cos थीटा विदाउट द कैलकुलेटर। अच्छा, रही बात साइन कॉस की, tan थीटा की, इन सब की, तो ये एमडीकेट स्टूडेंट के लिए खास तौर पे फिजिक्स में जस्ट अ नाइटमेयर। तो इसकी सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास और एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि आप इस टेबल को रट लें।
जैसे आप याद कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं फिजिक्स जो आपको याद ही करनी पड़ती हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो वैल्यूज बनी बनाई है, थैंक गॉड कि आपको एमडी की वैल्यूज नहीं निकालनी पड़ती, तो बनी बनाई है, आप इन्हीं को याद कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ना इससे आगे कोई सोल्यूशन है, इससे पीछे सब कुछ इसको याद कर लें और यही डायरेक्ट पुट करेंगे, ज़्यादा बेटर है इसलिए कि इसकी आप सोल्यूशन की तरफ जाएँ, इसकी मेट्रिक्स की तरफ जाएँ। जैसे अब देखें, साइन और कॉस के बिल्कुल ऑपोजिट है। साइन 0 0 होती है, लेकिन साइन कॉस 1 है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम जाए तो 90 की तरफ, साइन 91 जबकि साइन कॉस 0। इस तरह ऑपोजिट है, इनको कंपैरिजन में याद कर लें, और टाइम की तो वैसे ही सिंपल सी हमारे पास होती है, तो मेरे ख्याल से इसको याद करने का मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। अच्छा, रही बात डेसिमल कैलकुलेशन की, तो उसकी सबसे इजी ट्रिक होती है कि आप पॉइंट को रिमूव करो। पॉइंट को जब आप रिमूव करते हो, वैल्यू आपके पास 100 में आ जाती है, ठीक है। अब उसको डिवाइड करने की तरफ ना जाओ, वो आपको ज़्यादा ट्रिकी होती है, ऑप्शन है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। आप उसको ले आओ पॉइंट -1 -2 में, हमें पता है, फिर आप उसको आराम से बाकी जो पॉइंट के अलावा वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, एंड पे आपके पास जो वैल्यू आ रही थी -1 में -2 में, उसको आप अप्लाई कर लो, और फिर आपके पास बिल्कुल ईजी सा सिंपल सा ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद अगर हमारे पास डेसिमल डिवाइड में आ जाए, अगर डेसिमल हमारे पास डिवीजन में आ जाए, फिर क्या करें? सेम वैसे ही आप पॉइंट को खत्म करो, उसके भी जो रेज पावर से 10 टू रेज पावर -1 -2 उसको आप साइड में ले जाओ। आप पहले बाकी सारा क्वेश्चन सोल्व करो, करने के बाद फिर आप उसकी जो पावर आई है उनको सोल्व करो। ये बेस्ट ऑप्शन होती है। बेस्ट तरीका होता है कि आप डेसिमल वाले डिवीजन को या डेसिमल वाले की मल्टीप्लिकेशन को कैसे सोल्व करो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो बजाय इसके कि आप पॉइंट को निकाल के उसको अलग अलग डिवाइड करो, उससे बेटर है कि आप पॉइंट को एक साइड पे ले जाओ, उसको 10 पावर में ले जाओ, और बाकी को सोल्व करके फिर आप देख लो कि 0 कहाँ लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है ना वो स्केल ऑफ क्यूब्स कितना तक याद किया जाए, और अगर किसी डेसिमल का स्क्वायर आ जाए लाइक 7.5 इसका स्क्वायर आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे। अच्छा, रही बात स्क्वायर की और क्यूब्स की, तो ये बिल्कुल साइन कॉस की तरह इनको भी आपने याद रखना है। फिर इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से याद कर रही हैं, खासतौर पर फिजिक्स के ना न्यूमेरिकल्स के लिए। उसमें हमारे पास एक साइन कॉस की वैल्यू, एक क्यूब्स और स्क्वायर्स की वैल्यू, और एक पाई की वैल्यू। और अगर बात करें कि आप सारे स्क्वायर्स याद कर लें, तो वो भी नहीं, वो मुश्किल है। तो आप याद कर लें 2 to 10, उसके बाद 2 to 15 और 25, ये स्क्वायर्स फ्रिक्वेंटली आते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद इनकी क्यूब वैल्यूज भी। अच्छा, उसके बाद एक बात और आती है कि अगर स्क्वायर्स डेसिमल का स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या करें। जैसे हमारे पास 7.5 का स्क्वायर आ गया, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि जो बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि आप पॉइंट के बाद डेसिमल की बाद वाली वैल्यू को स्किप करो, ठीक है। उसके बाद उसका पॉइंट की वैल्यू को स्किप करो, आप देखो 7 का स्क्वायर किया, तो हमारे पास हमें पता है 49। अब जब आपको 49 मिल गया तो आपको पता है कि 0.5 है, तो 49 से थोड़ी सी ऊपर पॉइंट की वैल्यू जो आपको मिली वो आपका बेस्ट आंसर होगी। एनी ट्रिक फॉर द यूनिट कन्वर्जन। समटाइम्स क्या होता है कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, कुछ ने क्वेश्चन किलोग्राम में पूछा होता है तो आंसर ग्राम से दिया जाता है, और क्वेश्चन ग्राम में होता है और आंसर किलोग्राम में आता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, एमटीएफ के लिए प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो आप ये चीज़ देखो कि आपको डाटा में कौन से यूनिट दिए हुए हैं और आंसर में कौन से यूनिट मांगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत प्रैक्टिस के बावजूद एमसीक्यूज गलत आते हैं, किस वजह से यूनिट का पता नहीं चला। तो जब आप डाटा ले रहे हो आप उस वक्त फौरन देखो कि आपको यूनिट क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें मैथ्स का हमारे पास ऐसा यूनिट तो किलोग्राम है, लेकिन हमें डाटा में ग्राम दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ऑप्शन में ग्राम है या नहीं। अगर ऑप्शन में ग्राम है तो 1000 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में किलोग्राम है तो कितना फर्क है, 1 किलोग्राम। तो इस चीज़ को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब इस चीज़ को अपने डिवेल्प कर लो अपने साथ कि आपने यूनिट्स को डाटा में कौन सा यूनिट है और आंसर में कौन सा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 25 है, उसको तो बच्चों को आता है कि 25 का 5 आ, समटाइम्स आता है कि 25 की जगह 26 आ जाता है, बच्चे जो उनसे ना कि जॉब हो गया 26 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, अब एक जो चीज़ बड़ी मुश्किल समझी जाती है कि अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं, आपको क्यूब रूट याद है, जैसे मैंने पहले बोला साइन कॉस स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स, पाई की वैल्यू, पाई का स्क्वायर रूट, ये चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें जो आपने खुद ही इसको कॉप अप करना है, कोई चीज़ आपको आके कोई खास इसकी ट्रिक नहीं है। जब आपको ये चीज़ें याद है ना तो बाकी न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब जैसे हमें पूछा जाए जी स्क्वायर रूट 26 का तो स्क्वायर है ही नहीं है। अब हमने देखना है इसके पीछे इसके आगे किस चीज़ का स्क्वायर आ रहा है। इसके पीछे आपका सारा 25 करीब 3 है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 का।
तो आपने देखना है 5 की जो वैल्यू हमारे पास होगी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। ये स्क्वायर रूट्स को या क्यूब रूट्स को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। आपने स्क्वायर रूट्स के करीब और आगे जो हमारे पास के पीछे कौन सा स्क्वायर रूट आ रहा है, इसके आगे कौन सा स्क्वायर रूट आ रहा है, उसके बीच में कौन सा आ रहा है, इस चीज़ को देख के आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू कौन सी पुट करनी है। पता है पाई की दो तीन वैल्यू है, 42/7 है, 3.14 है, तो कौन सी वैल्यू पुट करनी है और उसको स्केयर कैसे लेना है। उसको समटाइम्स वो बच्चों को ना बताएंगे किस तरह से उसका स्केयर मैनेज करना है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि पाई की वैल्यू कौन सी पुट करें। 22/7 आप लगा लें, आपसे सोल्व नहीं होगा, तो बेहतर है कि उसके लिए वाहिद चीज़ है जिसके लिए मैं कहूँगी आप डेसिमल में जाए। एक पाई की वैल्यू, पाई का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी फिंगर टिप में हो। जब पाई पे जहाँ मर्जी आ जाए आपको पता होगा उसका क्या लगाना है। सबसे ईजी ऑप्शन यह है कि आप इसकी पाई के स्क्वायर, स्क्वायर रूट और सिंपल वैल्यू आपको याद हो। क्योंकि अगर आप डेसिमल की तरफ, डेसिमल की बजाय अगर आप जाते हैं 22/7 तो वो आपसे सोल्व नहीं होगा, वो फिर मजीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा और दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो सफिक्सेस वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डेटा पुट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल दिया और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में आपको फंसाया है। तो ये चीज़ आपकी फिंगर टिप में होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल की वैल्यू होती है, पाइथन की वैल्यू होती है। क्योंकि डाटा नहीं होगी तो आप आंसर आगे से निकाल सकते हो। कभी कभी यहाँ से निकाले तो आंसर की जो सफिक्सेस हैं वो देख ही नहीं रहते उसमें। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। खास तौर पे फिर से जब हम इसको सॉल्व करें तो जरूर देखें कि हमारे पास डाटा में कौन सा सफिक्स दिया हुआ है, प्रीफिक्स कौन सा है, फिर हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल जाएगा। ठीक है। किस किस से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं उन्होंने टिप्स ज्वाइन किया, कुछ बच्चों ने स्टार ज्वाइन किया, कि स्टेप्स नियर पे डिफरेंट कैटेगरीज ज्वाइन की थी। तो आपने किसे कैटेगरी के बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू किड्स जो है ना उससे फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने तैयार करना है तो किड्स की बुक्स से जरूर करो। इवन मैं कहती हूँ कि जब आप जिस दिन जो टॉपिक पढ़ो ना अपनी कॉलेज में या क्लास में जिस भी कैटेगरी में पढ़ रहे हो उसको घर आकर उसकी प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस को आपको साथ रेफर कर दिया गया है, लेकिन किड्स की एक दफ़ा जरूर गो थ्रू करो कि किड्स एमसीक्यूज ना वो इस तरह बने होते हैं कि उसमें सिर्फ ऑप्शन रिपीट नहीं होती, उसमें आपको ना कैसे बोलते हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट होती है। आपको पता होता है कि इस चीज़ को आपने सॉल्व कैसे करना है। आपको ना हर एमसीक्यूज एक नई ट्रिक बता रहा होता है कि आपने इस एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करना है, इस एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करना है। तो मैं रेफर करती थी कि इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करो, फिर से फिजिक्स एमसीक्यूज खास करके। उसके अलावा एक ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन लिंक है सही जानने के लिए। उन्होंने किसके पिछले सारे ईयर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको उन्होंने कंपाइल करके यहाँ पे गिफ्ट फॉर्म में लिंक फॉर्म में रखा होगा। अगर आप कोर्स से लेते हैं तो उससे आप जरूर प्रैक्टिस करो। That would be the best option to solve the physics MCQs. Always stay connected to your journey. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सब पता है वो जो चैप्टर्स में जो बॉक्सेस दिए होते हैं और नीचे में लिखी होती है कि इतने पेट्रोल। हमारा ना वो चैप्टर 3 है, फर्स्ट ईयर की बुक का मुझे याद है, उसमें ना वो लिखा हुआ है कि वो पेट्रोल कंजम्पशन 1.3 अभी तक ले जाएगा। वो हमारा एग्जैक्टली एमसीक्यू है वो। तो आप क्या कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, हम भी करना चाहते हैं। वो फिजिक्स में इस तरह जैसे खाने के साथ साइड डिशेज होती हैं, मतलब उसके बगैर फिजिक्स होती ही नहीं है। उसके बगैर एमडीकैट में एक एमसीक्यू आपको साइड बॉक्स से जरूर आएगा। लेकिन हम चूंकि एफएससी वाले बच्चे हैं तो हमें पता है कि जब हम लोग फोर्थ पेपर से ज़्यादा बॉक्सेस को हम लोग बोल के लेके जाते हैं, इतने अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो एमडीकैट में क्यों छोड़े। हालांकि कभी कभी एमडीकैट में इस तरह एमसीक्यू आ जाते हैं वहाँ पर रिजेक्ट हो रहा होता है कि बॉक्स पे छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग मुश्किल चीज़ें करने की आदि हो जाते हैं कि आसान चीज़ें स्किप हो जाती है। तो ये आपने बहुत बैलेंस लेके चलना है कि अपनी आसान चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को, दोनों को बैलेंस से अपने लेके चलना है ताकि एंड पे किसी किस्म का कोई रिग्रेट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट वीक में पता है टाइम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, हर चीज़ को रिवाइज करना है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, थियोलॉजिकल रीजनिंग ऐड हो गया, मैंने बहुत लिखी है। तो अब ये है कि अब रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट 2 डेज बचते हैं, तो कैसे रिवाइज करेंगे पूरी फिजिक्स को। मैं एक बात बताऊँ, जो लास्ट टेस्ट होते हैं उसमें आपने पैनिक नहीं करना होता। लास्ट टेस्ट ऐसे होते हैं जब एमडीकैट जब तक आप देखे बाकी में निकलो ना तब तक आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता आपके पिछले 3 माह का जो महीना था वो आपके 2 दिन में निकले, मतलब आपको फील हो रहा था सब कुछ भूल गया, सब कुछ स्किप हो गया। ये सबसे बड़ा अपने ध्यान से बात निकालो, खुद पर ट्रस्ट करो। आप जो सत्सर अपनी मेहनत कर रहे थे, जो आपने प्रैक्टिस की है, सवाल नहीं करने तब आपको 1 घंटे में या 2 दिन में या 3 दिन में बोल जाए। तो पहली चीज़ तो ये मत सोचना था टेस्ट 2 दिन पहले कि मैंने तो प्रैक्टिस करनी थी, मैंने तो करना था। प्रैक्टिस हो जो आप लोगों ने 3 माह पहले 4 माह पहले कर दी है,
अब आपने क्या करना है, आपने फिजिक्स की बुक खोलनी है, एक दिन भी इनफ है, 24 आवर्स या 12 आवर्स इनफ है फिजिक्स के लिए के लिए। आपने फिजिक्स बुक खोलनी है, उसमें जो थ्रेशोल्ड चीज़ें हैं ना, डेफिनेशन की कभी कभी वर्डिंग थ्योरेटिकल एनालिसिस जाती है, उसके जो फार्मूलाज हैं बहुत देखे हैं, फार्मूलाज के यूनिट्स देखे हैं, ये चीज़ें आपने सिर्फ रिवाइज करनी है। थ्योरेटिकल एक ही चीज़ देख लो, यही बात न्यूमेरिकल एनालिसिस में उसके आपने इनफ प्रैक्टिस के लिए ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट इन अल्लाह, इंशाल्लाह यू विल एस इट। लास्ट टाइम के बच्चे समटाइम्स डिप्रेस होते हैं कि एकेडमी के अंदर फिजिक्स के मेथड्स बहुत गलत हो रहे हैं, हम एकेडमिक टेस्ट दे रहे हैं तो बार बार गलत हो रहे हैं, तो आप ऐसे क्या उनको गाइड कर सकते हैं कि वो जो इंसान इस चीज़ से परेशान ना हो कि हमारे एकेडमी के अंदर जो फिजिक्स के मेथड्स हैं वो गलत हो रहे हैं। अच्छा, हमारे टीचर क्या करते थे, हमें भी पढ़ा होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि 50% से भी कम मार्क्स आते थे, मतलब कभी ऐसे फील होता था कि हम तो फेल ही कर जा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस बहुत हो रहा है। हमारे टीचर क्या करते थे कि आप मैक्सिमम मिस्टेक इन प्रैक्टिस टेस्ट में कर रहे हो तो बेटर है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आप प्रैक्टिस टेस्ट में 100% करो? अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट में 100% कर रहे हो तो आपको क्या गारंटी है कि आप एक्चुअल टेस्ट में 100% करोगे जाकर? तो इस चीज़ से कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है, और ना इस चीज़ में कोई ये बड़ी बात है कि हमारे को प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट गलत हो रहे हैं, हम इंडिकेट कैसे करेंगे? ये बेस्ट ऑप्शन होती है कि अगर आपकी कुछ बेटर वे में लेके जा रहे हैं आपको, जब आप प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट गलत करते हो, तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली सोचो कि अगर आपके प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट गलत हो रहे हैं तो आप उसको ठीक तो कर रहे हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। इवन आप 100% अपनी तरफ से तैयारी करके बैठो कैसे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, और प्रैक्टिस टेस्ट में आपका 99% मार्क्स आ गए 100% है। इवन आप ये देखो कि टेस्ट से पहले आपका जो 1% रह गया था वो तो कवर होगा ना सर, इसके एक आंसर से गलत होने से, तो उसको पॉजिटिवली लो। जब भी आप आंसर से गलत, उसको हमेशा पॉजिटिवली लो, उसको नई तरीके से सोच लो। लेकिन फिर ये है कि गलती जो आपने कर ली है ना, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिस ऐसे। और दूसरा कि जो कि आपके साथ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं कुछ वो कहते हैं कि आप ये मेरे कुछ ठीक हो गया है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उनसे जो है ना डिप्रेस वगैरह होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आम गलत हो रहे हैं और जो सर एक्चुअली करके ठीक होंगे तो आपको नहीं ज़्यादा गलती होगी। लास्ट क्वेश्चन है कि वन एनी मोटिवेशन है फॉर दिस नोट्स। एनी मोटिवेशन है, पहली चीज़ तो ये मैं बोलूँगी कि जब भी आप कुछ भी करने जाओ, मैं ये नहीं बोलूँगी एमबीबीएस, आप इधर एमबीबीएस में भी हो या किसी भी चीज़ में हो, आप ये करते हो, कुछ भी करते हो, जब आप एमबीबीएस स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले अपने जहन में ये बात रखो कि आपके सामने सिर्फ एमबीबीएस और एमबीबीएस की बात है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे एमबीबीएस में हो तो क्या करोगे, एमबीबीएस में हो तो क्या करोगे। जब आप एमबीबीएस देने बैठते हो ना, उस वक्त ये सोच के बैठो या आप या पार, मैंने इसको करके दिखाना है। मेरा मानना ये है, देखिए हमारी चीज़ है कि जब आप इस सोच के साथ टेस्ट देने जाते हो ना कि मैंने इसको क्लियर करके छोड़ने से आगे मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना, मेरे पास एमबीबीएस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये पॉजिटिव वे, एडिक्शन में नहीं, पॉजिटिव वे में जो आप देखते हो ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है इसका। और लेकिन एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपने चूज़ की होती है। जैसे अब बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस तैयारी कर देते हैं, बार देते हैं, नहीं होता, वो उनके लिए रिग्रेट बन जाता है। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खास मकसद के लिए पैदा किया होगा, जिसको आपको जो चीज़ें आपको ना वक्त के साथ समझ आती हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं मैं डॉक्टर ना बनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉक्टर ना बनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वक्त के बाद समझ आती है कि जब आप 10 साल बाद एक कामयाब मुकाम पर खड़े होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो मैं जहाँ से जहाँ में बेशक आप डॉक्टर बनकर कामयाब होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए हमेशा एक रास्ता चूज किया होगा। तो कभी भी इस चीज़ के रिग्रेट में नहीं जाना कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती तो मैं कुछ नहीं बन सकती। जो भी करो उसको बेस्ट करो, उस फील्ड में इतना ना करो, ये असली काम है। थैंक यू फॉर योर टाइम शायद बहुत अच्छा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने एंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।